हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या राम की नगरी के संत विष्णुदास हनुमानगढ़ी मंदिर का इमलिया बाग हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर प्रयासरत है, जबकि हवन पूजन यज्ञ भी कर चुके हैं। संत विष्णुदास ने बताया कि संतों एवं प्रशासनिक के दबाव पर अपना फैसला बदला था। मैं संत विष्णुदास अपने वचन पर अडिग हूँ। मैं 15 मई को हनुमानगढ़ी परिसर से बाहर अयोध्या में आत्मदाह करूँगा। इस कार्य में हनुमानगढ़ी के संतों से कोई लेना देना नहीं है। मेरी मांग हिंदू राष्ट्र घोषित हो, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अयोध्या धाम में मांस मदिरा पूरी तरह से बंद होना चाहिए। यदि प्रशासनिक अधिकारी हमारी मांगों को पूरा करेंगे तो हम अपने वचन से पीछे हट जाएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि शासन प्रशासन इनकी मांगों को कब पूरा करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रशासन के द्वारा फोन आया था मुझे, और प्रशासन में 2-3 अधिकारी आए हुए थे। जो अधिकारी हमको हमने जो हनुमानगढ़ी के श्रेष्ठ संत हैं उनके पास लेके गए। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य क्यों कर रहे हो। तो उनके कहने पर मैंने, कुछ संतों की नाराज़ी हमसे है, इसीलिए उनके कहने पर मैंने बयान दे दिया था कि मैं अब जो आत्महत्या का मैंने 15 मई को बोला हूँ उसको मैं वापस ले रहा हूँ। तो ये जो मैंने बयान दिया है, इस बयान को ध्यान न दिया जाए। और मैं हनुमानगढ़ी स्थान को, जितने संत समाज हैं हनुमानगढ़ी के, उनसे कोई मतलब नहीं है मेरा और ना कुछ, और उनको बीच में ना लाया जाए। और मैं हनुमानगढ़ी छोड़ करके मैं कहूँ पे भी श्री अयोध्या धाम में मैं अपना जो आत्महत्या का मैंने मांग किया है कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ, गाय को पशु राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, नगर निगम क्षेत्र में जो मांस मदिरा का बिक्री हो रहा है इस पर अगर रोक नहीं लगाया गया, तो मैं 15 मई को आत्महत्या बोला था। अगर मैं कहूँ पे भी अयोध्या में रहूँगा, मैं आत्महत्या 15 मई को कार्यक्रम में करूँगा। 14 को चिता पूजन करूँगा और 15 को आत्महत्या। गिव बैक टू कम्युनिटी फाउंडेशन के द्वारा गरीब तबके के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चलाए गए प्रोजेक्ट इनेबल सुपर 16 के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इसी क्रम में अयोध्या शहर के साहबगंज क्षेत्र स्थित साहबदीन सीताराम गर्ल्स इंटर कॉलेज में प्रोजेक्ट इनेबल सुपर 16 के तहत करीब 300 बच्चों ने शिरकत करते हुए बेसलाइन एग्जाम में हिस्सा लिया। ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे गरीब परिवार के प्रतिभाशाली और योग्य छात्राओं को फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए गए स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कराने के बाद प्रतिभाशाली बच्चों के चयन के लिए परीक्षा कराई गई। इस परीक्षा का उद्देश्य नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए योग्य छात्राओं का समर्थन करना है। गिव बैक टू कम्युनिटी फाउंडेशन मलेशिया में स्थित किरणदीप सद्धू की प्रेरणा से चल रहा है। इसमें देवेश मोहन, जो कि नोएडा के हैं, सह संस्थापक, और इसमें स्थानीय प्रोजेक्टर लीडर के रूप में सौमित्र दुबे और रमेश आर फाइनेंस लीडर के रूप में शामिल हुए हैं। गौरतलब है कि जीबीटीसी फाउंडेशन ने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए नए छात्रों की भर्ती की घोषणा की थी और नामांकन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 मई की थी। जीबीटीसी फाउंडेशन को अयोध्या से 284 आवेदन प्राप्त हुए थे। आज हमारे बच्चों का 289 स्टूडेंट्स का बेसलाइन टेस्ट एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट इनेबल किया गया है। हमने ये बेसलाइन टेस्ट किया है ताकि हमारे ग्रामीण बच्चे, जिनको वेल डिजर्विंग स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिले इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने के लिए, ताकि हम उनको नवोदय के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें और उनको एक बेटर भविष्य के लिए ये सारे रिसोर्सेज, चाहे वो टीचर्स को हो, चाहे वो सामग्री हो, जो भी उन बच्चों को चाहिए होता है, ऑनलाइन के थ्रू हम इनको स्मार्टफोन देते हैं और स्मार्टफोन के थ्रू इनको रोज पढ़ाते हैं ताकि एक नवोदय के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो ये इसका यही मतलब था कि हम इनको एक लेवल पे ला सके और हमारे बेस्ट से बेस्ट बच्चे जो डिजर्व करते हैं उनको हम नवोदय तक पहुंचा सकें।
ठीक है। ऐसा बानो कहाँ से आई? बीकापुर से। आज किस चीज़ का एग्ज़ाम दिया आपने? नवोदय का किस संस्था से जुड़ी हो? पास। कैसा लगा आज पेपर देते हुए? अच्छा लगा। अच्छा पेपर हुआ? क्या नाम है? आयशा बानो। मेरा नाम आदित्य मिश्रा है। आज किस चीज़ का पेपर दिया? आज बेसलाइन टेस्ट का पेपर दिया प्रोजेक्ट इनेबल से मोबाइल पाने के लिए और नवोदय की तैयारी करने के लिए। कहाँ से आए हो? मैं प्राथमिक विद्यालय लावलपुर से आया हूँ। कैसा लगा? हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। रामनगरी की सड़कों से हटाई गई शिवसेना की होर्डिंग्स। कल शाम को लगी थी होर्डिंग, जिला प्रशासन ने हटवाई होर्डिंग्स। होर्डिंग्स में प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या आगमन को लेकर किया गया था कटाक्ष। स्वर्गीय बालाजी साहब ठाकरे, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे की फोटो लगी थी होर्डिंग में। लिखा था, असली आ रहे हैं, नकली से सावधान। होर्डिंग्स जिस पर लिखा हुआ था, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। दोनों ही पार्टियों के होर्डिंग्स जिला प्रशासन ने चंद घंटों के अंदर हटवाए। विश्व हिंदू परिषद के हनुमान मंडल दल के द्वारा निकाले जाने वाले 84 कोसी परिक्रमा आज हुआ संपन्न। 84 कोसी परिक्रमा 5 जिले में होते हुए 22 दिन की यात्रा के बाद हुआ पूरा। हजारों की संख्याओं में राम भक्तों ने किया 84 कोसी परिक्रमा। रामकोट, राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और कनक भवन की परिक्रमा कर 84 कोसी परिक्रमा का हुआ समापन। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने कहा, परिक्रमा में थी बेहतरीन व्यवस्था, मजबूत इंतजाम। परिक्रमा पथ पर हुआ स्वागत को लेकर अभिभूत दिखे श्रद्धालु। ऐसी व्यवस्था किसी भी परिक्रमा में नहीं देखने को मिली। प्रशासनिक व्यवस्थाओं को श्रद्धालुओं ने सराहा। अयोध्या पहुंचे शरद पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार ने राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने कहा कि भगवान रामलला का दर्शन करने के बाद बड़ी ही प्रशंसा महसूस हो रही है। वहीं कहा कि हम मथुरा गए, काशी गए और फिर अब अयोध्या आए हैं और सभी जगह के दर्शन करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ है। काशी का विषय भी अभी कोर्ट में है। कोर्ट जब भी फैसला लेती है, सभी दस्तावेज देखने के बाद ही फैसला लेती है। महाराष्ट्र की अगर आज परिस्थिति देखी जाए तो मुंबई के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। बीजेपी हो या ठाकरे साहब की पार्टी अपने अपने भाषण में सिर्फ धर्म की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर धर्म की बात सबसे महत्वपूर्ण विषय है तो उसका राजकारण किसी को नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे साहब का जो भाषण है बड़ा ही प्रभावशाली होता है। 2008 में अलग भाषण था और इस बार जो इलेक्शन में हुआ उससे अलग भाषण था। राज ठाकरे साहब ने क्या कहा था उस समय कि यहाँ के एमएलए को अच्छा नहीं लगेगा अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो हर कोई यहाँ पर नतमस्तक हो सकता है। अगर वह यहाँ आ रहे हैं, आने के बाद कोई भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। रोहित पवार पिछले 3 दिन से अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने पड़लपुर से विठल जाकर अपनी यात्रा की शुरुआत की। वहीं रोहित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में भक्ति और आध्यात्मिकता की उच्च परंपरा है। मेरा मानना है कि भक्ति और आध्यात्मिकता की एक अदृश्य शक्ति है जो अक्सर अचानक कठिनाइयों का कारण बनती है और हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज लेते हैं। इसलिए मुझे आध्यात्मिकता के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था और भक्ति है। राम का दर्शन करने के बाद बहुत प्रसन्नता फील हुई। उनके सामने माथा टेकते हुए मैं भी और मेरे फैमिली के सब सदस्य जो यहाँ पे आए बहुत अच्छा लगा। और इसके पहले भी अगर आप मैं 2-3 दिन में हम पांडुरंग राया मतलब महाराष्ट्र में पंढरपुर से ये जर्नी चालू किया था। तो उसके बाद फिर हम गोविंद जी का दर्शन लिया था, पुष्कर भी हम गए थे, फिर अजमेर का दरगाह भी हम होके आए, फिर कल काशी विश्वेश्वर उनका भी हमने दर्शन वहाँ पे लिया, फिर अयोध्या आज यहाँ पे आए हैं, मथुरा होके आए। तो ये सब जगह पे जाके वहाँ पे बहुत प्रसन्नता मिली और यही प्रसन्नता से लोगों के हित का काम करने का एक प्रेरणा हमको मिलती है।
नहीं, यहाँ का अगर आप देखें तो कोर्ट ने निर्णय लिया था अयोध्या का, और वहाँ का भी जो विषय अभी कोर्ट में है, कोर्ट जब भी निर्णय लेती है तब वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होता है, जो चीज़ें होते हैं, दस्तावेज होते हैं, वो सब देखने के बाद वो निर्णय वहाँ पे लेते हैं। तो उनका ऑडिट कल से चालू हुआ है, ऐसे हमको समझता है। तो कोर्ट जो भी निर्णय लेगा उसमें सब बाजू को सुनते हुए योग्य ऐसा निर्णय लेगा, ऐसे हमको लगता है। देखो, बचपन से अगर मेरी बात करें, मैं, मेरी मॉम, मेरे डैड, फैमिली के सब मेंबर बहुत सारे मंदिर जाके आए, लेकिन वो हमारा व्यक्तिगत विषय होता है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र की आज की परिस्थिति देखो तो मुंबई का इलेक्शन नज़दीक में आ रहा है, तो अगर बीजेपी लो या ठाकरे साहब लो, मुझे राज ठाकरे साहब, वो उनके भाषण के माध्यम से सिर्फ धर्म की बात वहाँ पे कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर वो धर्म हमारा व्यक्तिगत विषय है तो उसका राजकारण किसी ने भी नहीं करना चाहिए। अगर आप वो धर्म का पॉलिटिक्स करना चाहते हो तो आप असली जो विचार है धर्म के, जो हमारा व्यक्तिगत विषय है, लोगों की सेवा, वो भूल जाते हैं। तो वहाँ पे अगर वो भाषण के माध्यम से बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, तो वो शायद ऐसा लगता है वो राजकीय विषय है। लेकिन अगर वो यहाँ पे आए और जो लोग समाजों में तेढ़ निर्माण करने का सोच रहे या कर रहे, वो यहाँ पे आने के बाद जो शांति का विचार प्रभु राम ने हम सबको दिया है, वो स्वीकारेंगे, ऐसे लगता है। वो स्वीकारने के बाद, जाने के बाद, वो जो राजकारण करेंगे वो सिर्फ लोगों के हित का राजकारण करेंगे, ऐसा अपेक्षा हम सब रखेंगे। नहीं, उनका क्या कहना है, कैसे कहना है, 2008 में राज ठाकरे साहब ने क्या क्या बोला था, क्योंकि राज ठाकरे साहब का जो भाषण है बहुत प्रभावी होता है। 2008 में अलग टाइप का भाषण था, उसके बाद जब लोकसभा इलेक्शन अभी हुए उसमें अलग था, अलग बाजू से बात कर रहे थे। बात करते वक्त कभी कभार बहुत इम्पोर्टेंट विषय उन्होंने लिए थे, जैसे कि नौकरी का विषय लिया था। लेकिन अभी का भाषण देखें तो बहुत ही अलग है। तो इसलिए 2008 में ऐसा क्या कहा था राज ठाकरे साहब ने कि इधर के जो एमएलए उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर राज साहब यहाँ पे आ रहे हैं तो कोई भी इंडिया का बंदा यहाँ पे आके नतमस्तक हो सकता है। अगर वो आना चाहते हो तो आनी चाहिए, लेकिन आने के बाद उसका सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। आने के बाद जो विचार है वो स्वीकारने के बाद मुझे लगता है कि उनमें बदल होना अपेक्षित है। आगरा ताजमहल को लेकर विवाद अब जोर पकड़ने लगा है। अयोध्या के संत परमहंस ने तेजो महल बताया पहले वहां पूजा अर्चना करने की कोशिश, उसके बाद अब अयोध्या के भाजपा मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने लखनऊ हाई कोर्ट में एक याचिका फाइल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ताजमहल के बंद 20 से 22 कमरों को खोला जाए, जिससे उसका राज आम जनता के सामने आ सके। इस याचिका पर सुनवाई होना बाकी है और यह सुनवाई 10 मई को होगी। दरअसल ताजमहल से जुड़ा यह पूरा विवाद काफ़ी पुराना है। हाई कोर्ट में दायर याचिका में ताजमहल के बंद 20-22 कमरे बताए गए हैं। इन कमरों में किसी को भीतर जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए इन कमरों में हिंदू देवी देवताओं और शास्त्रों की मूर्तियां होने की आशंका जताई जा रही है और यही आशंका डॉक्टर रजनीश सिंह भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर एएसआई को तथ्यों पर पता लगाने के, इन कमरों को खोलने और सभी विवादों को शांत करने का आग्रह किया है। याचिकाकर्ता डॉक्टर रजनीश सिंह ने अपनी याचिका में राज्य सरकार को एक समिति गठित करने के निर्देश देने की मांग की है। यही समिति ही ताजमहल के बंद कमरों की जांच करे और हिंदू मूर्तियों या धर्म ग्रंथों से जुड़े सभी तथ्यों और साक्ष्यों की जांच पड़ताल करके लखनऊ हाई कोर्ट में 10 मई को इन पर सुनवाई करेगी। इसी के बाद यह तय होगा कि यह विवाद कितनी दूर तक जाएगा। हालांकि डॉक्टर रजनीश कहते हैं कि वह हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और फिर जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। साफ जाहिर है विवाद निकला है तो बड़ी दूर तक जाएगा। करने का विचार कैसे आया और इन 22 कमरों का राज क्या है? ताजमहल पे रेड करने का विचार इसलिए है क्योंकि अब देश और हिंदू मुसलमान नहीं झेल सकता है। ताजमहल के उन्हीं 22 कमरों के पीछे हिंदू धर्मगुरु कहते हैं वो शिव मंदिर है, मुस्लिम कहते हैं कि इबादत गाह है। और अब देश में तमाम इससे पीछे आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ। 22 मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई से भी मुझको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बताया गया कि 22 कमरे सुरक्षा कारणों से बंद है। तब मैंने माननीय न्यायालय का सहारा लिया और माननीय न्यायालय से यही मांग की कि इन 22 कमरों को खोल दीजिए, कमेटी गठित कर दीजिए, इसकी वीडियोग्राफी करा दीजिए, जो भी फाइंडिंग है उसको पब्लिक डोमेन में कर दीजिए ताकि ये विवाद सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि आप देख रहे होंगे ज्ञानवापी में भी तमाम वीडियोग्राफी हो रही है, एसआई टीम आई हुई है, वहाँ पे सारी चीजें चल रही हैं और वहाँ पे भी सांप्रदायिक उन्माद की
कि तो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इतना सशक्त है, ऐसी घटनाएं नहीं घट सकती, लेकिन उसके बाद भी एक आशंका व्यक्त की गई है किस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए मैंने याचिका की है। ठीक है, क्या जिक्र किया आपने? मैंने कहा है कि तमाम हिंदू संगठन और तमाम हिंदू धर्मगुरुओं ने ऐसा कहा है कि वहाँ पे शिव मंदिर है और भगवान शंकर की मूर्तियां हैं, तो इसी क्योंकि और अगर उसके जाएंगे इसमें, क्योंकि कार्बन डेटिंग टेस्ट हमको मिला था, कार्बन 14 की रिपोर्ट जो आई थी वो भी, क्योंकि साइंटिफिक कोई भी प्रमाण जो होगा वो गलत नहीं होगा। साइंटिफिक डेटा कुछ और कह रहा है कि ताजमहल बनने से पहले क्या ही है। कार्बन डेटिंग जो रिपोर्ट है उसको आप अगर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भी मन में एक बार संदेह होगा कि वो क्या है। ऐसी कुछ रिपोर्टें पब्लिक डोमेन में है जो कहीं ना कहीं लोगों की शंकाओं को और मजबूत कर रही हैं। इन्हीं सब शंकाओं को खत्म करने के लिए मैंने माननीय न्यायालय से मांग की है कि आप इन 22 कमरों को खोल दीजिए एक बार। भविष्य में दोबारा उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम उन्माद ना फैले, खास करके ताजमहल जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेस है। अभी तक आप काशी, अयोध्या, मथुरा में था तो ठीक है, अपना देश का मामला है, भले ही इसमें नजर अंतर्राष्ट्रीय रही लेकिन मामला देश का। लेकिन ताजमहल ऐसा विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, यहाँ पे कुछ होगा पूरे विश्व में भारत की थू होगी या जो भी होगी, भगवान न करे ऐसा कुछ हो। तो मैंने इन्हीं सब चीजों के लिए माननीय न्यायालय से कहा कि आप जो है कृपा करके एक बार खोल दीजिए इसको, वीडियोग्राफी करा लीजिए ताकि ये विवाद सदा के लिए खत्म हो जाए। आखिरी सवाल, मैं लड़ूंगा, तब तक लड़ूंगा जब तक नहीं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।